हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम पार्ट। दोस्तों, आजकल देश में नीट कौन सा दोस्तों नीट एग्जाम को लेकर काफी हलचल मची हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि नीट का एग्जाम कराएंगे। कुछ स्टेट्स कह रहे हैं नीट का एग्जाम अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना महामारी काफी पीक पर चल रही है। तो इसी जिद्दोजहद में कुछ स्टेट्स ये भी प्लान कर रहे हैं कि अब उन्हें इस एग्जाम को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ऐसा हुआ, जो स्टेट इस एग्जाम के अभी कंडक्ट कराने के खिलाफ है, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा? तो भारत सरकार का पक्ष दोस्तों रखेगा भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन दोस्तों रखेगा? भारत का अटॉर्नी जनरल या जिसको हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। क्या दोस्तों कहते हैं? महान्यायवादी। कहने का मतलब भारत का महान्यायवादी। ये भारत सरकार का पक्ष किसी भी देश के न्यायालय में रखता है। तो दोस्तों, आज हम लोग महान्यायवादी कहने का मतलब अटॉर्नी जनरल के विषय में बात करेंगे और समझेंगे हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये भारत सरकार के लिए क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है। तो दोस्तों, आप बने रहिए एग्जाम वार के साथ में और डिस्कस करिए, समझिए इस क्लास को। तो दोस्तों, यहां से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ने जा रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नीट का फुल फॉर्म क्या है? नीट का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये मेडिकल AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट से संबंधित है और इसका आंसर, इसके फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं महान्यायवादी पर। तो दोस्तों, जैसे हमारे खिलाफ या किसी भी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ कोई केस कोर्ट में जाता है तो सामान्यतः वह व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए किसी एडवोकेट के पास जाता है, किसी वकील को हायर करता है। जो वकील उस व्यक्ति को, उस पीड़ित व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसको कानूनी सलाह देता है और उसका पक्ष न्यायालय में रखता है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ संविधान में सरकार के लिए भी व्यवस्था की गई है। संविधान में अनुच्छेद क्या दोस्तों? अनुच्छेद आर्टिकल 76 में जो भाग 5 में पड़ता है, तो आर्टिकल 76 भाग 5 में संविधान में सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में या सरकार को जो न्यायिक सलाह है उसको देने के लिए अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का सृजन किया गया है। तो दोस्तों, महान्यायवादी से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है? 76 अनुच्छेद में महान्यायवादी के बारे में बात की गई है, जो भाग 5 में पड़ता है। अब दोस्तों, इसका काम क्या है? इसका काम है ये भारत सरकार को एक विधिक सलाह देता है, क्योंकि जो सरकार की जो कार्यकलाप होते हैं या जो भी सरकार करती है, वो जरूरी नहीं कि कानूनी तौर से वो बिल्कुल सही हो। तो ऐसे मामलों में कोई भी गवर्नमेंट कोई नया कानून बनाती है तो उस कानून में सरकार इस अटॉर्नी जनरल से सलाह लेता है, ये विधिक सलाह देता है और सरकार का पक्ष भी रखता है। तो दोस्तों, अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, इस महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन दोस्तों करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति तो करता है, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पर। क्या दोस्तों? ये मंत्रिमंडल की सलाह पर। दोस्तों, ये मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। अब जो ये कब तक अपने पद पर रहेगा? दोस्तों, ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है कि इसका टीनर, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा या 10 वर्ष होगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही इसकी सैलरी के बारे में बताया गया है। दोनों बातें संविधान में नहीं बताई गई हैं। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्या दोस्तों? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और राष्ट्रपति
जितनी सैलरी इसकी डिसाइड कर देता है उतनी सैलरी, उतना रिम्यूनरेशन इसको मिलता है। इसकी कोई फिक्स सैलरी की बात नहीं की गई है। अब इसके बाद दोस्तों अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहे, क्या दोस्तों, ये अपना त्याग पत्र देना चाहे तो ये राष्ट्रपति को देता है। ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही इसको नियुक्त करने की सलाह देती है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से ये रिक्वेस्ट करे कि आप इसको हटा दीजिए पद से, तो राष्ट्रपति इसको पद से हटा भी सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और है, अगर मंत्रिपरिषद, क्या दोस्तों, अगर मंत्रिपरिषद अब इस्तीफा दे देती है या फिर त्याग पत्र देती है, त्याग पत्र देती है कौन, मंत्रिपरिषद, तो इस केस में भी इस अटॉर्नी जनरल को त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह पर होती है। जब मंत्रिमंडल ही चेंज हो जाता है तो इसको तो चेंज होना ही पड़ता है। तो ये दोस्तों इसका जो टीनर है, इसका कार्यकाल, इसका त्याग पत्र से रिलेटेड जो पॉइंट है वो ये है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों ये करता क्या है दोस्तों, ये व्यक्ति, ये अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है। अब इसके ये करता क्या है, ये दोस्तों किसी भी मामले में किसी भी न्यायिक मामले में भारत के किसी भी कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है। पहली ड्यूटी हुई इसकी दोस्तों। इसके अलावा इसको जो राष्ट्रपति जो इसको विषय सौंपता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा इसको विषय सौंपे जाते हैं, उन पर यह सलाह देता है। क्या करता है दोस्तों, ये उन पर सलाह देता है। अच्छा, इसके अलावा इसको जो संविधान में काम दिए गए हैं, संविधान में दी गई ड्यूटीज, तो संविधान में जो इसकी ड्यूटीज बताई हैं उनका भी निर्वाह करता है। तो दोस्तों इस तरीके से यह महान्यायवादी भारत सरकार में या भारत में क्या होता है, ये सर्वोच्च, क्या दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायिक या विधिक अधिकारी होता है। न्यायिक या विधिक अधिकारी होता है। न्यायिक वर्ड थोड़ा सा असंगत है तो आप यहां पर विधिक ही समझें। तो ये सबसे बड़ा देश का विधिक अधिकारी होता है, जिसका मेन काम होता है भारत सरकार को किसी भी न्यायालय में रिप्रेजेंट करना और भारत सरकार को विधिक सलाह देना, ये इसका मेन काम होता है। अब इसके अलावा दोस्तों इसके हम अधिकारों की बात करें तो इसके क्या क्या अधिकार हैं दोस्तों। ये व्यक्ति, ये अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 88, क्या दोस्तों, आर्टिकल 88 मींस आर्टिकल 88 के तहत संसद, आर्टिकल 88 के तहत संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, में भाग ले सकता है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अच्छा, संसद की कार्यवाही चाहे वो राज्यसभा की हो, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो ज्वाइंट सिटिंग हो, ज्वाइंट मीटिंग, चाहे वो ज्वाइंट मीटिंग ही क्यों ना हो, ज्वाइंट मीटिंग जो राज्यसभा और लोकसभा की होती ज्वाइंट मीटिंग, या किसी कमेटी की बात की गई हो जिसका ये मेंबर है,
तो इनमें भाग लेता है और भाग लेने के साथ साथ वो इनमें अपने विचारों को रख सकता है, बोल सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संसद में जब वोटिंग होती है तो वोट देने का अधिकार सिर्फ संसद के सदस्यों को ही होता है और ये व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है। लेकिन जब ये संसद में पार्टिसिपेट करता है, संसद की मीटिंग को अटेंड करता है, तो उस टाइम पर इसके संसद के सारे अधिकार होते हैं, बट वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा और ये क्या करता है, इसके अलावा इसका ये भी अधिकार है कि भारत के किसी भी न्यायालय में, कहां पर दोस्तों, भारत के किसी भी न्यायालय में हियरिंग कर सकता है। किसी देश के किसी भी न्यायालय में हियरिंग कर सकता है, सरकार का पक्ष रख सकता है, वहां पर बोल भी सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके अधिकार है। अच्छा, इसके अलावा इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस है, इस पे जो प्रतिबंध लगे हैं वो प्रतिबंध क्या है दोस्तों, वो है ये पहली बात तो वोट नहीं दे सकता, पहली बात वोट नहीं दे सकता। दूसरी बात ये व्यक्ति किसी भी मामले में भारत सरकार के खिलाफ किसी को कानूनी सलाह नहीं देगा, किसी को कानूनी सलाह नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक मामला न्यायालय में चल रहा है उसका केस नहीं लड़ेगा, उसकी पैरवी नहीं करेगा जब तक कि ऐसे मामले की सुनवाई करने के लिए, ऐसे मामले की पैरवी करने के लिए इसको भारत सरकार से अनुमति नहीं मिल जाती। तो कुल मिला के ये किसी व्यक्ति के आपराधिक मामले को, किसकी आपराधिक मामले की पैरवी नहीं करेगा, कब तक, जब तक इसको भारत सरकार से इस रेफरेंस में अनुमति नहीं मिल जाती। इसके अलावा किसी भी कंपनी या किसी भी कॉरपोरेशन का डायरेक्टर का पद ये किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशन में डायरेक्टर का पद नहीं ग्रहण करेगा। तो दोस्तों ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ये काम ये नहीं कर सकता है, या किसी भी ऐसे मामले में जो भारत सरकार के खिलाफ जा रहा है उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें ये किसी दूसरे व्यक्ति को भारत सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी सलाह नहीं देगा। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अब इसकी मदद करने के लिए दो और जनरल होते हैं। इसकी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए कौन होता है, इसकी हेल्प करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल एक होता है, और दो होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। तो इसकी हेल्प करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है और एक एडिशनल
सॉलिसिटर सॉरी 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों, ये पद इसका संवैधानिक है। कैसा दोस्तों? ये संवैधानिक है, ये पद संवैधानिक है, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पद, ना तो सॉलिसिटर और ना ही एडिशनल सॉलिसिटर, ये संवैधानिक पद नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों ये जो अटॉर्नी जनरल है, ये अटॉर्नी जनरल ना तो संसद का सदस्य है, ये संसद का सदस्य नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? ये संसद सदस्य नहीं है, ये सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। तो ना तो ये संसद का सदस्य है और ना ही ये सरकारी कर्मचारी है। तो इसीलिए दोस्तों इसको किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए इसको न्यायालय में प्रैक्टिस, किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने से रोका नहीं गया है। तो कहने का मतलब ये व्यक्ति किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि ये ना तो संसद का सदस्य है और ना ही सरकारी कर्मचारी है। तो दोस्तों ये इसकी ड्यूटीज हो गई। लेकिन अभी एक बात छूटी हुई है, ये इसकी योग्यताएं क्या है दोस्तों। तो अगर हम इसकी योग्यताओं पे बात करें तो दोस्तों इसको नियुक्त होने के लिए वही योग्यताएं चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए। इसकी दोस्तों योग्यता क्या होगी? दोस्तों इसकी अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने बराबर होती है। क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का जज, सॉरी, इसकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बराबर, के जज की। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता होती है वही इस अटॉर्नी जनरल की भी योग्यता होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है दोस्तों? इसकी दो मेन बातें हैं। कोई भी व्यक्ति जो 5 साल से, कितने साल से? 5 वर्ष से किसी भी 5 वर्ष से किसी भी उच्च न्यायालय में जज हो। पहली योग्यता, पहली बात, वो किसी भी न्यायालय में 5 वर्ष या उससे अधिक उच्च न्यायालय में जज हो। दूसरी योग्यता अगर ये नहीं है तो ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? वो 10 वर्ष से, कितने दोस्तों? 10 वर्ष से या 10 वर्ष या उससे अधिक किसी उच्च न्यायालय में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करता हो, तो कहने का मतलब या तो वो 5 वर्ष से किसी उच्च न्यायालय का जज हो या फिर वो 10 साल से किसी उच्च न्यायालय में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हो। अगर ये भी योग्यता उसके पास नहीं है तो तीसरी योग्यता ये है, वो राष्ट्रपति, क्या दोस्तों? वो राष्ट्रपति की दृष्टि में एक्सपर्ट विधि वेता हो। क्या हो? राष्ट्रपति की दृष्टि में वो महान या एक्सपर्ट विधि वेता हो। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट है, 3 में से एक योग्यता उसके पास होनी चाहिए।
किसी न्यायालय में 5 साल से वो जज हो, या फिर 10 साल या उससे ज्यादा किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करता हो, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में वो एक्सपर्ट विधिवेत्ता हो, और वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए। इनके साथ साथ वो भारत का नागरिक होना भी चाहिए, ये कंपलसरी है, और इन तीन में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो एक ये योग्यता और इन तीनों में से किसी एक योग्यता को रखता है, वो व्यक्ति भारत का अटॉर्नी जनरल बन सकता है, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी बन सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। दोस्तों क्लास अगर आपको समझ में आई है, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व न्यायालय में कौन करता है, कैसे करता है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, सारी बातें आपको समझ में आई हैं, तो इस क्लास को लाइक करिए, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ये अच्छी क्लास मिल पाए और वो भी सक्सेस को जल्दी से जल्दी पा पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।